सोचिए, सदियों पुरानी दिल्ली सल्तनत और महान मुगल साम्राज्य के बीच आखिर क्या कनेक्शन था? ये कनेक्शन था लोधी वंश। आज के इस विश्लेषण में हम लोधी वंश की ऐसी शानदार ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। उनका राइज, उनका पीक और आखिर में उनका पूरी तरह से पतन। 1451 से लेकर 1526 तक का ये दौर इतिहास का एक बेहद दिलचस्प और सीखने लायक पन्ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण को हम 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, लोधी वंश का उदय, फिर बहलोल लोधी का प्राक्टिकल शासन और उसके बाद सिकंदर लोधी का उत्कर्ष। चौथे हिस्से में हम उनका प्रशासन और वास्तुकला देखेंगे। पांचवें में इब्राहिम लोधी की गलतियां और अंत में फेमस पानीपत का प्रथम युद्ध। इस क्लियर स्ट्रक्चर से पूरी टाइमलाइन ईजिली दिमाग में फिट हो जाएगी। तो आते हैं पहले हिस्से पर, लोधी वंश का उदय। ये वो वक्त था जब उत्तर भारत की राजनीति एक बड़ा मोड़ ले रही थी, क्योंकि शासन अब तुर्की शासकों के हाथों से निकलकर पहली बार अफगानी शासकों के पास आ रहा था। 75 साल के लंबे दौर की पहले एक बिग पिक्चर दिमाग में सेट कर लेते हैं। कहानी शुरू होती है 1451 में, जब बहलोल लोधी इस वंश की नींव रखते हैं। फिर 1489 में सिकंदर लोधी गद्दी पर आते हैं। 1517 में आते हैं इब्राहिम लोधी और क्लाइमैक्स होता है 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ। इस बेसिक टाइमलाइन को याद रखिएगा तो आगे की कड़ियां खुद ब खुद जुड़ती जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, यानी बहलोल लोधी के व्यावहारिक शासन की। बहलोल खान लोधी दरअसल एक बहुत प्रमुख पश्तून यानी अफगान अमीर थे। उन्होंने सैयद वंश की बढ़ती कमजोरियों का बिल्कुल सही फायदा उठाया और 1451 में बिना ज्यादा हंगामे के दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उनके लीडरशिप स्टाइल को समझने के लिए बस ये छोटा सा कोट काफी है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यानी बराबरी वालों में पहला। बहलोल लोधी सच में बहुत प्रैक्टिकल और समझदार थे। उन्होंने राजशाही को किसी जिद्दी तानाशाही की तरह नहीं चलाया, बल्कि उस वक्त के अमीरों के साथ एक साझेदारी बनाई ताकि राज्य में हमेशा स्थिरता बनी रहे। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब जरा कंपेयर कीजिए, जहां पे पहले के ट्रेडिशनल सुल्तान्स बहुत ऊंचे, अकेले और शानदार सिंहासनों पर बैठते थे, वहीं बहलोल लोधी अपने अमीरों का दिल जीतने के लिए बिल्कुल जमीन पर उनके ही साथ कालीन पर बैठा करते थे। इस सादगी और नम्रता की वजह से उनके अमीर हमेशा वफादार रहे और इसी वफादारी ने उन्हें ग्वालियर और जौनपुर जैसे बड़े इलाकों को जीतने में एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सिकंदर लोधी का उत्कर्ष। बहलोल लोधी के बाद उनके बेटे सिकंदर शाही गद्दी पर बैठे और सच मानिए, यही वो दौर था जब लोधी वंश प्रशासनिक और क्षेत्रीय विस्तार में अपने बिल्कुल पीक पर यानी जेनिथ पर पहुंच गया था। इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एकदम कमाल की थीं। एक मजे की बात बताऊं, ये वही हैं जिन्होंने फेमस आगरा शहर की स्थापना की थी। इन्होंने अनाज पर लगने वाले ऑक्ट्रॉय यानी चुंगी कर को बिल्कुल खत्म कर दिया, कृषि और सिंचाई को जबरदस्त बढ़ावा दिया और राज्य को सेफ रखने के लिए एक बेहतरीन जासूसी सिस्टम सेटअप किया। इन सभी स्मार्ट मूव्स का नतीजा ये हुआ कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेहद सस्ती और आसानी से अवेलेबल हो गईं। इनके दौर का एक बहुत ही स्पेसिफिक और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टर्म है गज ए सिकंदरी। ये जमीन नापने की एक स्टैंडर्ड यूनिट थी जो खुद सिकंदर लोधी ने शुरू की थी। सोचिए, ये रिफॉर्म इतना सटीक और लंबा चलने वाला था कि महान मुगल काल आने तक इसका इस्तेमाल बदस्तूर होता रहा। लेकिन इतिहास का पूरा विश्लेषण करते हुए दोनों पहलू देखना जरूरी है। एक तरफ जहां इनके सॉलिड प्रशासनिक सुधार थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी सख्त धार्मिक नीतियां थीं। गैर मुस्लिमों पर जिजिया कर को दोबारा लागू करना और मंदिरों को ध्वस्त करना भी उनके शासन के इतिहास में दर्ज कटु सच हैं। हम इन तथ्यों को न्यूट्रली समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात देखिए, उन कठोर नियमों के साथ साथ उनका एक डीपली कल्चरल साइड भी था। सिकंदर लोधी साहित्य और कला में बहुत रुचि रखते थे। वो गुलरुखी पेन नेम से पारसी में पोइट्री लिखते थे और उन्हें शहनाई का म्यूजिक इतना पसंद था कि उनके पेट्रोनेज में लह जाते सिकंदर शाही नाम की संगीत कृति रच दी गई थी। चलिए आते हैं चौथे हिस्से पर, प्रशासन और वास्तुकला। अब वक्त आ गया है क्रोनोलॉजी से थोड़ा पीछे हटने का और ये देखने का कि लोधियों का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा था और उन्होंने आर्किटेक्चर के कौन से निशान पीछे छोड़े हैं। उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर काफी सिंपल और लॉजिकल था। पूरे राज्य को बड़े प्रांतों में बांटा गया, जिसे शिख कहते थे, और उसके हेड होते थे शिखदार।
उसके नीचे आता था परगना, जिसमें रफली 100 गांव होते थे और इसका इंचार्ज चौधरी कहलाता था। और आखिर में सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसे एक लोकल मुखिया देखता था। ये हायरार्की आने वाले काफी वक्त तक इसी पैटर्न में फॉलो की गई। अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वहां भी काफी वेल ऑयल्ड मशीन थी। दीवाने वजारत पूरा रेवेन्यू और अकाउंट्स देखता था, जिसका हेड वजीर होता था। फिर दीवाने अर्ज पूरा मिलिट्री डिपार्टमेंट था, जिसके टॉप बॉस थे आरिज़े ममालिक। और दीवाने इंशा शाही रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस यानी खतो खिताबत देखता था, जिसे दबीरे इंशा संभालते थे। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सेटअप था। आप जरा इस दौर की वास्तुकला पर ध्यान देते हैं। लोदियों की सबसे आइकॉनिक आर्किटेक्चरल देन थी डबल डोम यानी दोहरे गुंबद वाली तकनीक। इसे भारत में पहली बार लोदियों ने ही इंट्रोड्यूस किया था, जो आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सिग्नेचर स्टाइल बन गया। आज भी अगर हम दिल्ली के लोडी गार्डन्स चले जाएं या सिकंदर लोदी के मकबरे को देखें तो इस तकनीक का कमाल बिल्कुल साफ दिखाई दे जाता है। 5वां हिस्सा, इब्राहिम और लोदी वंश का पतन। सारी स्थिरता और विकास के बाद 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है और उनका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक यहीं से पूरी कहानी ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया। इब्राहिम लोदी अपने पिता और दादा से एग्जैक्टली ऑपोजिट थे। याद है, हमने शुरू में बहलूल लोदी की बात की थी। उनकी स्ट्रैटेजी थी साझेदारी और अमीरों को सम्मान देना। लेकिन इब्राहिम लोदी का अप्रोच बिल्कुल ऑथोरिटेरियन और असहिष्णु था। उन्होंने कंटिन्यूअसली अपने ही अमीरों का अपमान किया और बहुत बुरी तरह से उन्हें मरवा दिया। यही क्रूरता वो फेटल फ्लॉ बनी जो इस पूरे वंश को ले डूबी। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ऐसी कौन सी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुई जिसने इतने पावरफुल और सदियों पुराने स्ट्रक्चर जैसा लगने वाले वंश को रातों रात बहा दिया? ये सब कुछ एक पूरे डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। स्टेप 1, इब्राहिम लोदी ने अपने सबसे करीबी अमीरों के साथ ही क्रूरता का व्यवहार किया। स्टेप 2, इस अपमान और डर से गुस्साए हुए अमीरों ने अंदर ही अंदर विद्रोह शुरू कर दिया। स्टेप 3, पंजाब के पावरफुल गवर्नर दौलत खान लोदी ने इन सबसे परेशान होकर सीधा काबुल के शासक बाबर को इनवाइट किया कि आओ और इंडिया पर अटैक करो। और आखिरी स्टेप, बाबर को ये एक जबरदस्त मौका लगा और उसने अपनी सेना दिल्ली की तरफ मोड़ दी। अंदर की क्रूरता अब लिटरली एक भारी आफत बन चुकी थी। और इसका फाइनल नतीजा, हिस्सा 6, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये वो अल्टीमेट क्लाइमैक्स है जहां इस सब कॉन्टिनेंट की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। दिन था 21 अप्रैल साल 1526, इतिहास का एक बेहद निर्णायक दिन, जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाएं आमने सामने थीं। इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना होने के बावजूद बाबर की एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स और आर्टिलरी ने उन्हें हरा दिया। और एक आश्चर्यजनक फैक्ट, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के इकलौते ऐसे सुल्तान थे जो युद्ध भूमि में यानी सीधे बैटलफील्ड पर लड़ते हुए मारे गए। इस एक दिन का नतीजा इतना मैसिव था जिसे शायद उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। इब्राहिम लोदी मारे गए और उसके साथ लोदी वंश पूरी तरह से खत्म हो गया। 1192 से चली आ रही विशाल दिल्ली सल्तनत ने अपनी आखिरी सांस ली और उसी जमीन से हिंदुस्तान में शुरुआत हुई एक नए युग की, द ग्रेट मुगल एम्पायर की। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में आकर चलिए एक पल के लिए थोड़ा सोचते हैं। अगर उस आखिरी लोदी शासक ने एरोगेंस और क्रूरता की जगह अपने परदादा बहलूल लोदी की तरह पार्टनरशिप और ट्रस्ट चुना होता, तो क्या आज पढ़ा जाने वाला इतिहास पूरी तरह से अलग होता? ये कहानी बस एक ताकत के गिरने की नहीं है, ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि सत्ता में अहंकार का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ऐसे ही किसी और दिलचस्प और जटिल विषय के रोचक विश्लेषण के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए और इतिहास से जुड़े रहिए।